अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुल्क ने आज साबिक सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर किया याद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दीगर कांग्रेस कायदीन के हमरा पेश किया खिराज अकीदत। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को तेलंगाना और कर्नाटक में मजबूत करने की मुहिम का आगाज। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कोड़ंगल में मुनक्किदा जलसे आम से किया खिताब। तेलंगाना असेंबली में रियासती बजट 2024-25 पर हफ्ते को दिखी गर्मा गर्म बहस। हरीश राव ने बजट को करार दिया झूठ का पुलिंदा और गैर हकीकत पसंदाना। पेशरो हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश का कांग्रेस हुकूमत पर लगाया इल्जाम। सीएम रेवंत रेड्डी ने साबिक बीआरएस हुकूमत पर की तनकीद। माजी में नाफिज मुख्तलिफ स्कीमों में बेकायदगियों के बारे में की वजाहत। क्या तहकीकात के लिए तैयार हैं? हरीश राव से किया सवाल। पुराने शहर में बरखी बिलों की वसूली का काम अडानी को देने हुकूमत के मंसूबे की अकबरुद्दीन ओवैसी ने की सख्त मुखालिफत। पूछा, पायलट प्रोजेक्ट के लिए क्यों कोड़ंगल या दीगर हलकों का इंतखाब नहीं किया गया। मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में जारी बजट मुबाहिस में लिया हिस्सा। मोइनाबाद मस्जिद की शहादत, शहर में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी केस से अमित शाह का नाम हटाए जाने पर किया सवाल। और अब खबरों की तफसील। साबिक सदर जमहूरिया एपीजे अब्दुल कलाम की बरसी के मौके पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुबली हिल्स में वाक़ अपनी रिहायशगाह पर उनकी तस्वीर पर गुलाए अकीदत पेश किया। इस मौके पर उनके हमरा एमपी चामला किरण रेड्डी, एमएलए कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, खैरताबाद डीसीसी सदर रोहन रेड्डी और दीगर ने एपीजे अब्दुल कलाम को खिराज अकीदत पेश किया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को मजबूत करने के सिलसिले में आज से तेलंगाना और कर्नाटक भर में मुहिम का आगाज किया गया है। सदर मजलिस व हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने आज हफ्ते को इस जिमन में कोड़ंगल में मुनक्किदा जलसे आम से खिताब किया। इस मौके पर हल्के कारवान के एमएलए कौसर मोहिउद्दीन, कोड़ंगल मजलिस सदर एसबी गुलशन के अलावा मुकामी मजलिसी कायदीन व कारकुनान और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। हिंदू है, अगर होटल का मालिक हिंदू है तो उसको बताना पड़ेगा कि उसके पास कितने मुस्लिम मुलाजिम काम करते हैं। न सिर्फ ये बल्कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की हुकूमत ने हमारे हिंदू भाई जो होटलों के मालिक थे उनको डराकर, उनको दबाकर, उनके जरिए से उस होटल में काम करने वाले कई मुस्लिम मुलाजिमीन को नौकरी से निकाल दिया और उनसे यह कहा कि आप 5 अगस्त के बाद आइए। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये हमारे मुल्क के आइन के खिलाफ है। हमारा मुल्क का आइन इस बात की इजाजत नहीं देता कि आप मजहब के नाम पर किसी से डिस्क्रिमिनेशन करें, नाइंसाफी करें। हमारा मुल्क का आइन ये कहता है कि सब बराबर है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। हमारे मुल्क के आइन की दफा 19 ये कहती है कि हर एक को अपने रोजगार के मौके फराहम करने या तलाश करने का उनको मौका मिलेगा। तो ऐसा कानून वहां पर बनाया गया और जो ऐसा कानून वहां पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी हुकूमत ने बनाया कि जो हमको हिटलर के 1930 की जर्मनी की याद दिलाती है। और हिटलर ने भी ये कह दिया था कि उस वक्त के जर्मनी में मौजूद यहूदियों से कि आपको अपने दाएं हाथ के ऊपर एक स्टार ऑफ डेविड यानी निशान होगा, उसको आपको हाथ पर पट्टा बांधना पड़ेगा। फिर उसके बाद हिटलर ने कहा कि यहूदियों से कोई सामान नहीं खरीदेगा, उनका बायकॉट होगा। तो ये जो फैसला उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने लिया वो हिटलर के उस कांग्रेस हुकूमत के जरिए पेश करदा सालाना रियासती बजट पर आज हफ्ते को तेलंगाना असेंबली में गर्मा गर्म बहस देखी गई। बीआरएस के रुकन असेंबली हरीश राव ने रियासती असेंबली में वजीर फाइनेंस मल्लू भट्टी विक्रमार्का की जानिब से पेश करदा बजट को झूठ का पुलिंदा और गैर हकीकत पसंद करार दिया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि बजट में गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान बीआरएस हुकूमत के कारनामों का सेहरा नहीं दिया गया।
उन्होंने कहा कि जिस तरह बजट तकरीर की गई है यह वाज़ेह इशारा है कि हुकूमत अवाम को कुछ भी नहीं देना चाहती। उन्होंने कहा कि पेशरो हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश में कांग्रेस हुकूमत अपनी नाअहली को छिपाने का काम कर रही है। 14లో మా ప్రభుత్వం అధికారం చేపట్టినప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశ తలసరి ఆదాయంలో మనం కంపేర్ చేసినప్పుడు ఇతర రాష్ట్రాలతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మనం 11వ స్థానంలో ఉన్నాం। కానీ మా 10 ఏళ్ల పాలన ఫలితం ఈ రోజు గోవా సిక్కిం లాంటి చిన్న రాష్ట్రాలు మినహాయిస్తే తలసరి ఆదాయంలో తెలంగాణ రాష్ట్రం దేశంలోనే నంబర్ 1 గా నిలపడం జరిగింది। అధ్యక్ష నేను అడుగుతా ఉన్న బట్టి గారిని తలసరి ఆదాయం ఇంత గొప్పగా పెరిగిందంటే 10 ఏళ్ల మా పాలన ఫలితమా 8 నెలల మీ పరిపాలనలో పెరిగిందా దయచేసి చెప్పాలని చెప్పి నేను కోరుతా ఉన్నా। ఒకసారి గుండె మీద చేసుకొని చెప్పండి ఎవరి పరిపాలనలో ఈ రోజు దేశంలో తలసరి ఆదాయంలో ఈ రాష్ట్రం మొదటి స్థానంలో నిలబడ్డది। అధ్యక్ష 4.5 లక్షలు లేని జిఎస్డిపిని 14.5 లక్షల పైకి తీసుకుపోయింది మా బీఆర్ఎస్ పాలననా మీ 8 నెలల కాంగ్రెస్ పాలననా అని నేను అడుగుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష। 2014లో దేశ జీడిపికి తెలంగాణ కాంట్రిబ్యూషన్ 4.1% అయితే ఈ రోజు అది 5% పెరిగిందంటే ఇది 10 ఏళ్ల మా శ్రమ ఫలితమా 8 నెలల మీ డ్రామా బట్టనా? స్పీకర్ గారు ఇంత పెరిగింది అంత పెరిగిందని సరే లెక్కలు నేను చెప్తా బుక్కులలో ఉంటుంది కుల్లం కుల్లా మీరు ఒక్క 10 నిమిషాలు టీ బ్రేక్ ఇవ్వండి। నేను బట్టి గారు పోయి అసెంబ్లీ ముంగట గన్ పార్క్ మీద రోడ్డు మీద నిలబడతాం రోడ్డు మీద పోయే 10 మందిని బీఆర్ఎస్ పాలనలో కరెంటు మంచిగుందా కాంగ్రెస్ వచ్చిన 8 నెలల కరెంటు మంచిగుందా అని అడుగుదాం। కుల్లం కుల్లా జనం చెప్తారు కదా అధ్యక్ష ఏ మాది బాగలేదు పురోభివృద్ధి సాధించలేదని మాటలు చెప్తే అయిపోతుంది అధ్యక్ష। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बजट पर जारी बहस के दौरान माजी में नाफिज मुख्तलिफ स्कीमों में बेकायदियों अराजियात की फरोख्त में बदउनवानियों के बारे में बात की। सीएम रेवंत रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में भेड़ों की तकसीम स्कीम में 700 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी की गई। उन्होंने बीआरएस एमएलए हरीश राव के बयान पर रद्देमल जाहिर किया जिन्होंने कहा था कि यह बजट दुरुस्त नहीं है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि लाखों करोड़ों रुपए मालियत की आउटर रिंग रोड को सिर्फ 7,000 करोड़ रुपयों में फरोख्त कर दिया गया। बीआरएस के 10 साला दौर में महबूबनगर में एक भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया गया। साबिक वज़ीर आला केसीआर के दौर में जिला रंगारेड्डी में करोड़ों रुपए मालियत के अराजियात फरोख्त कर दिए गए। वज़ीर आला ने बदकम्मा साड़ियों की स्कीम के तहत गुजरात के सूरत से लाकर नाकिस मियार की साड़ियों की तकसीम का इल्जाम लगाया। उन्होंने हरीश राव से पूछा कि आया वो भेड़ों की तकसीम और बदकम्मा साड़ियों की स्कीम की तहकीकात के लिए तैयार हैं। గొర్రెల పథకము ఎన్ని గొర్రెలు ఇచ్చిండ్రో ఎన్ని గొర్రెలు ఉన్నాయో ఇవాళ మొత్తం లెక్కలు తేలినాయి। గొర్రెల మీద ఏసీ బోళ్ళు ఊరికి అట్లా మీద ఇట్లా తడిమి చూస్తే ఆల్రెడీ 700 కోట్లు గొర్రెల పేరు మీద దిగమింగినరు అని చెప్పి ఈరోజు రిపోర్ట్స్ వచ్చినాయి। కేసీఆర్ కిట్టులో ఏం అవినీతి జరిగిందో వారు కోరుకుంటే విచారణకి ఇద్దాం దాని మీద కూడా పోదాం। ఇదే కాకుండా గొప్ప పథకం అని చెప్పిన బతుకమ్మ చీరలలో జరిగిన అవినీతి మీద కూడా బతుకమ్మ చీరలు చేనేత కార్మికులకు పని కల్పిస్తున్నాం అని చెప్పి సూరత్ వెళ్ళి కిలోల కింద చీరలు తీసుకొచ్చి ఆడబిడ్డల్ని మభ్య పెడితే ఆడబిడ్డలే బయటకు వచ్చి తగులబెట్టిర్రు। అవి ఏడగడుతురు వ్యవసాయ పొలాలలో పిట్టలను బెదిరించడానికి బతుకమ్మ చీరలు కడుతున్నారు। ఆడబిడ్డలు ఎవరు కట్టుకోలే అధ్యక్ష। అంటే బతుకమ్మ ఒక సెంటిమెంట్ తెలంగాణ ఆడబిడ్డలకు ఆ సెంటిమెంట్ను కూడా దోపిడీకే ఉపయోగించుకున్నారు। గొర్రెలు మా యాదవ్ సోదరులు అమాయకులు మంచోళ్ళు నమ్మితే ప్రాణం ఇచ్చేటోళ్ళు మా కుర్మ యాదవ్ సోదరులను అడ్డం పెట్టుకొని వందలాది కోట్ల రూపాయలు కొల్లగొట్టి మింగుతే ఇవాళ వాళ్ళ పంపకాలలో పంచాయతీలు వస్తే పోలీస్ స్టేషన్లో వాళ్ళే ఫిర్యాదు చేసుకుంటే ఆ కేసు ఏసీబీ విచారణకు తీసుకుంటే ఇవాళ ఇప్పటికే మీదనే 700 కోట్ల రూపాయలు వచ్చినాయన్నారు। ఇప్పుడు ఈడోళ్ళు వచ్చి కూర్చున్నారు। అదేవిధంగా మొన్నటి వరకు పదే మమ్మల్ని సవాల్ విసిరిండ్రు ఏమని అసలు కాళేశ్వరం మీద మేము పెట్టిందే 80,000 కోట్లు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టే 80,000 కోట్లు అయితే 1,00,000 కోట్ల రూపాయల అవినీతి ఎట్లా జరిగింది? రాహుల్ గాంధీ గారు లీడర్ కాదు రీడరు అని ఇట్లాంటి మాటలు వీళ్ళే మాట్లాడారు। ఇప్పుడేమంటుండు ఇప్పటి వరకు మేము 94,000 కోట్ల రూపాయలు కాళేశ్వరం ఖర్చు పెట్టినామంటున్నాడు। నిన్నటికి నిన్న పోయి చూసిర్రు ఎట్లా కూలిందో ఇంకేమైనా మిగిలిందా లేదా అని। ఇవాళ ఇన్ని తప్పిదాలు చేసి ఉన్నాయని నమ్మి
రంగారెడ్డి జిల్లాలో తమ రంగారెడ్డి జిల్లా నుంచి రిప్రజెంట్ చేస్తున్నారు అధ్యక్ష. మా మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారు ఎప్పుడు మొత్తుకుంటుంటారు, అన్ని మా భూములు అమ్ముకున్నారు, కనీసం మాకు రోడ్లు కూడా వేయలేదు, మా డ్రైనేజ్కి కనీసం మురికి కాలువలు కట్టుకోనికి కూడా నిధులు ఇవ్వలేదు, మా కాలేజీలు కూడా కట్టుకోవడానికి నిధులు ఇవ్వలేదని మా మల్రెడ్డి రంగారెడ్డి గారు అంటుంటారు. ఎన్ని వేల కోట్ల రూపాయల భూములు అమ్మినరో ఇవాళ లెక్క తీద్దాం అధ్యక్ష. ఇవాళ అప్పుల లెక్క ఏదైతే చెప్తుండో అమ్ముకునే లెక్కలు చెప్తలేడు. ఇవాళ మేము ఇది కట్టినాం, మేము అది కట్టినాం, ఈ కట్టడాలు చెప్తున్నాం. साबिक वजीर व बीआरएस एमएलए हरीश राव ने आज हफ्ते को असेंबली में जारी बजट पर बहस के दौरान कहा कि कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद तेलंगाना में अमन व जब्त की सूरत हाल इंतहाई बदतरीन हो गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की 8 माह की हुक्मरानी में रियासत भर में 500 से ज्यादा कत्ल की वारदातें पेश आई हैं, जबकि डाकूजनी की 60, लूटमार की 400, चोरी की 10,000, अस्मत रेजी की 1,800 वाक़यात पेश आ चुके हैं। सिर्फ हैदराबाद शहर में गुज़िश्ता 1 माह में कत्ल के 28 वाक़यात पेश आए हैं। हरीश राव ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के पास वज़ीर दाखिला का कलमदान है, लेकिन रियासत में अमन व जब्त की सूरत हाल बुरी तरह बिगड़ चुकी है। ఈ ప్రభుత్వంలో లా అండ్ ఆర్డర్ ఎంత ఘోరంగా దెబ్బతిన్నదో, ఎందుకంటే హోంమంత్రిగా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారే ఉన్నారు, మరి ఇవాళ ఆర్థిక మంత్రి గారు కూడా సమాధానంలో చెప్పాలి. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన 8 నెలల కాలంలో లా అండ్ ఆర్డర్ బాగా దెబ్బతిన్నది అధ్యక్ష. మర్డర్లు ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మన ఈ 8 నెలల కాలంలో 500 మర్డర్లు జరిగినాయి అధ్యక్ష. డెకాయిటీస్ 60, రాబరీస్ 400, థెఫ్ట్ కేసెస్ 10,000, రేప్ కేసెస్ 1800 రేప్ కేసులు అయినాయి అధ్యక్ష. పోయిన ఒక్కటే జూన్ నెలలో ఒక హైదరాబాద్ నగరంలో 28 मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में आज हफ्ते को बजट पर जारी मुबाहिस में हिस्सा लेते हुए कहा कि नोटबंदी के वक्त जिस तरह अवाम लाइनों में खड़े थे, अब तेलंगाना की अवाम प्रजा पालाना की दरखास्तें जमा कराने, हुकूमत की 6 गारंटीज हासिल करने लाइनों में लगे हैं। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत से सवाल किया कि क्या कांग्रेस पार्टी इंतखाबी वादे करते हुए तेलंगाना की माली सूरत हाल से बेखबर थी? क्या रिपोर्टों को भी नहीं देखा गया? अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि रियासत की जो भी माली सूरत हाल हो, इसके बावजूद हुकूमत को अवाम से किए गए तमाम वादों का एहतराम करना चाहिए और उन्हें अमली जामा पहनाना चाहिए। I don't understand. When I was coming to attend the assembly, sir, I was hearing Harish Rao Saab's speech, and then I was also hearing a reply by the finance minister. He was saying in Telugu, if I have to translate, उसका मतलब ये था कि आपने तो ऐसा हाल कर दिया कि तनख्वाह देने को पैसे नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है, ये सिचुएशन आपको मालूम नहीं था, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, या किताबों में लिखा हुआ नहीं था? ये फाइनेंशियल सिचुएशन है और इनकी ये नाकामी है, इसलिए तो आपको वोट दिया ना, इसलिए तो आपको वहां बिठाया। ये फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए, सीइंग द फाइनेंशियल सिचुएशन, यू हैव प्रॉमिस्ड टू द पीपल ऑफ द स्टेट कि वी विल डू दिस, वी विल डू दिस, वी विल गिव दिस, वी विल डू दैट, वी विल गिव यू दिस. Whatsoever, howsoever the financial state is, it is the responsibility of the government to fulfill the promise. मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना असेंबली में जारी बजट पर बहस के दौरान हैदराबाद के पुराने शहर में बरखी बिलों की वसूली का काम अदानी को देने हुकूमत के मंसूबे की सख्त मुखालिफत की। उन्होंने सवाल किया कि क्या पुराने शहर में बरखी की चोरी होती है। उन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि पुराने शहर को ही क्यों पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है, क्यों इस पायलट प्रोजेक्ट के लिए कोड़ंगल का इंतखाब नहीं किया गया, क्यों रियासती वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी और श्रीधर बाबू के हलकों में से इस पायलट प्रोजेक्ट को शुरू नहीं किया गया। हमको चोर बोलते हैं, लाइट की चोरी हो रही है, अदानी को देंगे। अरे हम चोर नहीं हैं, ना चोरी होती है पुराने शहर में, हम नहीं करते, सिर्फ इल्जाम लगाया जाता है। चोरी कहां नहीं है सर, चोरी कहां नहीं है? लीकेजेस है, पिल्फरेजेस है, डिस्ट्रीब्यूशन से लेके एक कंज्यूमर को आए जब तक कई जगह पे सर आई हैव ऑल द डिटेल्स।
I have all the details, sir. I'll have a debate in the demand on power, sir. But saying that कि नहीं एक पायलट बेसिस पे दिया जाएगा सिर्फ ओल्ड सिटी को, क्यों ओल्ड सिटी को, क्यों कोडंगल को नहीं दिया जाएगा, क्यों उत्तम कुमार रेड्डी साहब के एरिया को नहीं दिया जाएगा, क्यों श्रीधर बाबी के एरिया को पायलट प्रोग्राम की तरह नहीं दिया जाएगा, क्यों नहीं ओल्ड सिटी? नहीं, इनको छुपाते रहना नहीं, ऐसे नहीं होगा। अरे आप तरक्की लाइए, खुशहाली लाइए, चारमीनार पेस्ट्रेशन लाइए, आप लाल बाजार का फसाद का डेवलपमेंट का जो काम है वो लाइए, चारमीनार के दवाखाने को जो डिलैपिलेटेड कंडीशन में वो लेकर आइए, मक्का मस्जिद और बागयाम की मस्जिद के इमामों को उनकी नौकरियों को रेगुलराइज कराइए, वो लाइए। अरे आप ये काम करिए, रोड वाइडनिंग करिए। सर देयर आर मेनी इश्यूज, सर देयर आर मेनी इंपॉर्टेंट इश्यू व्हेन आई एम स्पीकिंग अबाउट GHMC, सर। The major problem the residents of Hyderabad are facing as of now is a traffic jam, sir. मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में अफसोस के साथ कहा कि पुराने शहर में मेट्रो लाने में BRS हुकूमत ने लापरवाही की। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में मेट्रो घूम रही है लेकिन ओल्ड सिटी नहीं आई। पिछली हुकूमत ने हाईटेक सिटी गच्चीबौली को तैयार किया लेकिन पुराने शहर को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने पुराने शहर में मेट्रो का मुतालबा किया। We welcome that honorable Chief Minister साहब had said that Chandrayaan Gutta will be made a hub and airport से आ रहा है, सब आ रहा है। BRS ने भी हमारे साथ नाइंसाफी की, हमारे साथ इंसाफ नहीं किया, बार बार बोलते रहे कि पुराने शहर में मेट्रो हाँ ला लेंगे, रेल के छुक छुक चलेगी। KTR साहब ने असेंबली में कहा था यहीं से, हाँ अकबर साहब छुक छुक चलेगी, आपके पास ना छुक छुक है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है, नहीं चल रही है सर, पूरे शहर में चल रही। सर ऑनरेबल स्पीकर सर, आई वांट टू कम ऑन दिस रिकॉर्ड एंड say this, sir. If I am wrong, sir, I would say that I may be suspended from this house, sir. When did the metro came? How did the metro came to Hyderabad? Sir, it was me, sir. I stood and I argued and I debated and I fought for metro, sir. Sir, I remember the late legislator, Mr. Janardhan Reddy Saab, Khairtabad MLA. He used to stand and he used to say, "Nahi Akbar Saab, metro nahi, mono hona." So I and Janardhan Reddy used to fight. Mono metro. I remember Rashekar Reddy Saab, he stood up and he said, "Akbar will do one thing, we'll go to Delhi, we'll see the metro. You are saying the metro is very good? Yes, we'll do it." Satyam tha saab, Satyam ko diya gaya tha Maitas, ulta Satyam ka Maitas. फिर वो सत्यम डूब गया, माइटास से चला गया। राजशेखर रेड्डी साहब, we with the delegation went to Delhi, sir. We saw the metro और उसके बाद में मेट्रो हैदराबाद को आया। मेट्रो को जो लाया उसके एरिया में छुक छुक नहीं है, मेट्रो नहीं है, पूरे शहर में फिर रही है। इससे बड़ी नाइंसाफी और क्या होना है सर? ठीक है, हमको नहीं दिए ना, हम पैदल चलते थे, पैदल चलने में ही खुश है। हम साइकिल पे थे, साइकिल में ही खुश है। हम रक्शे में थे, हम रक्शे में ही खुश है। मगर पुराने शहर के लोग मुंतजिर हैं, समझ रहे हैं कि आप लाएंगे मेट्रो। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी के पुराने शहर में मेट्रो से मुतालिक तबसरों पर कहा कि पिछली हुकूमत ने पुराने शहर में मेट्रो की तामीर को नजरअंदाज किया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत पुराने शहर में मेट्रो के लिए संग बुनियाद रख चुकी है। उन्होंने वाज़ेह किया कि ओल्ड सिटी मेट्रो को 4 साल में मुकम्मल करने की जिम्मेदारी उन पर है। मास ट्रांसपोर्टेशन वर्ल्ड वाइड कैसे बनाए? जो ज्यादा लोग ट्रैवल करते, ट्रैफिक जाम को कम करने के लिए, गरीब लोगों को ट्रैवल करने के लिए ये मास ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन। अब जुबली बस स्टैंड से लेकर देखो, जुबली बस स्टैंड, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन, काचगुड़ा रेलवे स्टेशन, नामपल्ली रेलवे स्टेशन, गौलीगुड़ा, जहां जहां ज्यादा लोग फिरते वहां पर मेट्रो रहना, वहां से एयरपोर्ट को जाना, ये लोग नहीं बनाए क्योंकि उन लोगों का इरादा ही अलग है। इसीलिए हम लोग आते पूरा मेट्रो का रीडिजाइन करवा के, जो नागौल से जो एयरपोर्ट को जाने वाले को, नागौल से एलबी नगर से ओवैसी हॉस्पिटल से चंद्रायन गुट्टा से लेकर P7 रोड से सीधा एयरपोर्ट को दिए। अगर यहां से गए तो 32 किलोमीटर से, चंद्रायन गुट्टा से अगर आप मेट्रो बनाए तो 16 किलोमीटर है। दूसरी बात रहा गौलीगुड़ा बस स्टैंड से
हम लोग फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा, क्योंकि वो जंक्शन बना रहे। चंद्रायन गुट्टा से राजेंद्र नगर एग्रीकल्चर कॉलेज, क्योंकि वहां पर हाई कोर्ट भी बना रहे। लोग गरीब लोग गांव से कहीं कोर्ट को आने के लिए रहा तो भी वो ओल्ड सिटी में, वहां पर भी हम मेट्रो दिए। और एलबी नगर से हम लोग हैत नगर तक दिए। और हम लोग चंदा नगर से कुकटपल्ली से आगे, वहां से BHEL रामचंद्रपुर तक हम लोग मेट्रो नया प्रपोजल दिए। और उसके अलावा भी हाईटेक सिटी से फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, जहां पर अमेरिकन काउंसिलेट है, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट से लेकर जो कोकापेट में जो नया शहर बन रहे, जो गंडीपेट के जो बड़े बड़े बंगले आ रहे हैं ना, वहां तक हम एक्सटेंशन की, तो वहां तक भी हम लोग मेट्रो बनवाए। ये सब मिला है तो 78 किलोमीटर फेज 2। ये 78 किलोमीटर का प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब कुछ केंद्रीय सरकार को हम लोग रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी दे चुके हैं। अभी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रहे, उसमें हमारा दोस्त का एक ही शक है कि कौन बनाने वाले, पैसे कहां से आएंगे सर। इसीलिए जॉइंट वेंचर JV मॉडल बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, दिस इज पॉइंट नंबर 1। द एजेंसी इज गोइंग टू टेक अप दिस वर्क, जॉइंट वेंचर विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एज वेल स्टेट गवर्नमेंट। उसमें 15%। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। ये बढ़ते मजीद खबरों की जानिब। पुराने शहर में मेट्रो के मुतालिक बात करते हुए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को कोड़ंगल से कांग्रेस के टिकट पर इंतखाब लड़ने की दावत दी और कहा कि वो उनके लिए मेहनत करते हुए उन्हें कामयाब कराएंगे और डिप्टी CM के ओहदे पर मुंतखब करेंगे, जिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वो हमेशा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ही रहेंगे। ये 100% से हम लोग मेट्रो रेल बनाने वाले हैं अकबर साहब, इसमें हम पक्का प्लानिंग किए। अब बेफिक्र रहो, आने वाले चुनाव से पहले चंद्रायन गुट्टा में मेट्रो में आके आपसे वोट मांगूंगा। मैं वादा कर रहा हूं। अब पिछले दोस्त को 10 साल देके ना, ये दोस्त को 4 साल समय दो, आपके चंद्रायन गुट्टा में मैं खड़े रहकर मेट्रो स्टेशन में आपको वोट मांगेंगे कि भाई इस बार चंद्रायन गुट्टा में कांग्रेस, OBC को आपको ज्यादा प्यार है। OBC के बारे में पिछले बार मैं फिशरमैन कम्युनिटी को टिकट दिया, मुद्राज कम्युनिटी को चंद्रायन गुट्टा से। मैं मेरे दोस्त से गुजारिश करूंगा, वो गरीब बेचारे को चंद्रायन गुट्टा से जिताने के लिए भी मैं आपसे गुजारिश करूंगा। तो इसीलिए मेरे टिकट से चुनाव लड़े तो मैं भरू भाई मैं अभी वादा कर रहा हूं चेयरमैन साहब, स्पीकर सर, आपके सामने, अगर कोड़ंगल से मेरा कांग्रेस के बी फॉर्म लिए तो अकबर साहब को जिताने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं जिम्मेदारी लेता हूं। साहब का मेरा दोस्त मेरा बी फॉर्म, मेरा पार्टी के बी फॉर्म ले लिए तो पूरा मेरा ही जिम्मेदार, आने का भी जरूरी नहीं है। नामिनेशन के ऊपर उनके दस्तखत ले जाके मैं नामिनेशन फाइल करवा देके मैं चुनाव भी नहीं लड़ूंगा। उनका चीफ इलेक्शन एजेंट बनकर मैं कोड़ंगल में उनको जिता के लेकर आके वहां बिठाऊंगा। वहां पर नहीं, इधर बिठाऊंगा। इधर हमारे भाई को हम डिप्टी CM बना लेके यहाँ पर बिठा के, अच्छा जो बजट सैंक्शन है उन्हीं से बजट सैंक्शन करवा देंगे, हमको कोई एतराज नहीं है। इसीलिए ये जो गौलीगुड़ा से फलकनामा से चंद्रायन गुट्टा तक 2607। मोइनाबाद के चिलकुर में मस्जिद की शहादत पर मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पिछली हुकूमत के दौर में भी मसाजिद शहीद की गई और अब भी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में हुकूमत से मुतालबा किया कि मस्जिद को शहीद करने में मुलविस तमाम अफराद को सजा दी जाए, गंगा जमनी तहजीब को बरकरार रखा जाए। और में भी मसाजिद शहीद हुए और आज भी मसाजिद शहीद हो रहे हैं। शमशाबाद में मस्जिद शहीद हुई, दोबारा मोइनाबाद के पास दोबारा बनाने के लिए गए तो रोक दिया गया। सर, मैं चीफ मिनिस्टर साहब से कहूंगा कि आप मालूम करिए कौन है। मुझे मालूम, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा, वक्त पे नाम लूंगा।
उन सारे लैंड ग्रैबर्स का, लैंड का धंधा करने वाले वो धंधेबाजों का जो मस्जिद की शहादत के लिए जिम्मेदार है, चंद पैसों के लिए अल्लाह के घर की शहादत करे, सर उनको जेल में डालना चाहिए। आप वी शुड नॉट टॉलरेट सर। यहां जो गंगा जमनी तहजीब है, हिंदू है, मुसलमान सब मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, सब मिलकर साथ चलते हैं। हम इस मोहब्बत को और मजबूत करना हो। चंद्रनगुट्टा हल्के से मजलिसी एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में कहा कि शहर हैदराबाद में अमन व अमान तबाही के दहाने पर है और पुलिस शहरियों को डंडे मार रही है। 10:30 बजे रात को घर के बाहर खड़े रहने पर आवाम को मारा जा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या ये जुल्म नहीं है? क्या इसीलिए कांग्रेस को इख्तियार में लाया गया? लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है? रेप हो रहा है, गांजा आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है, ड्रग आ रहा है, पकड़ा जा रहा है, फिर आ रहा है, पुराने शहर में चाकू निकल रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है बताइए आप। लेकिन पुलिस 10:30 को डंडे मार रही है। सर, आई हैव द राइट टू लिव, आई हैव द राइट टू लिव, आई हैव द फ्रीडम इन दिस कंट्री। After 11 o'clock, I am standing out of my house and the police is taking out the sticks and beating me. कर्फ्यू के ऐसा हाला कर दिए पुलिस। सर, पुलिस अगर अपने ड्यूटीज करेगी ना सही तरीके से तो कत्ल नहीं होंगे, गांजा नहीं आएगा। मेरे दोस्त हैं, हमारे ऐवान में रुकन है, उनके एरिया में पुलिस रेड करी, 2 मरतबा कुछ भी नहीं घटा। तो उसके बाद में कमिश्नर पुलिस केम ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि probably we have informers in our department who are informing and everything is clear, that's why we are not getting anything. ये पुलिस है सर। पुराने शहर में 11 बजे के बाद मार रहे हैं, क्या जुल्म है साहब ये? मैं घर के बाहर नहीं खड़े रह सकता। गरीब का घर, गरीब की झोपड़ी छोटी होती है, सोना मुश्किल है, गर्मियों में बर्दाश्त नहीं करके वो घर के बाहर निकल रहा है तो बाहर कैसा निकला बोल के मार रहे हैं। क्या जुल्म है साहब ये? क्या इसलिए कांग्रेस को लाए कि मैं घर से निकलूं तो मारा जाएगा, मैं घर के चबूतरे पे बैठे तो मारा जाएगा? चाकुआं कत्ल बढ़ रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर कोलैप्स हो रहा है। काइंडली टेक केयर ऑफ दिस लॉ एंड ऑर्डर सर। और अच्छे ऑफिसर्स को ला लिए, अच्छे ऑफिसर्स को लाइए, करप्ट ऑफिसर्स नहीं होना, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होना। गांजा मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का नाम इलेक्शन के दौरान मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट MCC की खिलाफ वर्जी के मामले से हटाए जाने से कांग्रेस हुकूमत और रेवंत रेड्डी से असेंबली में सवाल किया। सर, अमित शाह साहब आए थे, इलेक्शन कैंपेनिंग, छोटे बच्चों को उठाए थे, केस बुक हुआ था। I think you might have also read in the newspapers. सर, उस वक्त एक केस मेरे पे भी हुआ, मुझ पर। सर, 10 o'clock is the deadline. 9:50, a police officer, he just pushes the crowd. 9:50, sir. He walks on the stage. He comes and he tries to stop me. I told, अभी वक्त है, घड़ी है मेरे हाथ में, 10 बजे तक टाइम है, उससे पहले खत्म करूंगा। इतना ही हुआ सर, इतना ही हुआ। चलिए आप जाइए, I said. That police officer went away. But the then commissioner, he booked a case against me. He booked a case. My meeting is going on. It is 9:50. He comes and he's obstructing, he's disturbing, and he books a case against me. And then an inquiry was conducted. The then commissioner of police, Chandeliya, he called me and he said, Akbar Owaisi Sahab, I know you are right. Our officers were wrong. I am sorry for it and I am going to make sure the case is withdrawn. Sir, he moves out. He calls the commissioner of police who's there today, and the commissioner of police says, no, I am not going to withdraw that case. The case will go. I am filing the charge sheet. मैं मुसलमान हूं बोल के मेरे ऊपर केस, और वो अमित शाह है, आपके दोस्त या बड़े भाई हैं बोल के, उसलिए उनका केस वापस ले लिए। वाह, क्या है साहब, क्या है? अरे हमारी किस्मत तो ऐसी है, ना इस दोस्त ने हमारी दोस्ती के साथ वफा की, ना इस दोस्त ने वफा की है। हम तो नहीं सर, तो वो कैसा निकाले सर? पुलिस नो सर, यू आर रॉन्ग सर, माय लर्नड फ्रेंड, यू आर रॉन्ग सर, यू आर रॉन्ग सर।
police conducted an inquiry and gave a report stating that we can withdraw the case, and they submitted the court, and after the inquiry of the police, the case has been withdrawn from Amit Shah because he's Amit Shah, बड़े भाई के भाई। अब गरीब दोस्त है आपका ये, इसलिए केस चल रहा है। खैर सर, आई एम नॉट वरीड सर, अकबर ओवैसी डरने वालों में से नहीं है। पुलिस चाहे कितना भी जुल्म कर ले, ज्यादती कर ले, केस बुक कर ले, अकबर ओवैसी सीना पेश करेगा, पीठ नहीं बताएगा। सीएम रेवंत रेड्डी ने अकबरुद्दीन ओवैसी की जानिब से पूछे गए सवाल पर कहा कि एमसीसी केस कांग्रेस ने दायर किया था और वो चार्जशीट से अमित शाह और किशन रेड्डी का नाम हटाए जाने के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। मुख्यमंत्री गुना నేను రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం నరేంద్ర మోడీ గారిని పెద్దన్న అనలేదు, రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం వారికి గుర్తు చేసిన మీరు పెద్దన్నగా బాధ్యత వహించండి అని। అందుకే మీ ద్వారా अकबर भाई आपको मैं ये गुजारिश कहना चाहता हूं, जो अमित शाह के खिलाफ, किशन रेड्डी के खिलाफ दरखास्त किया कांग्रेस पार्टी ने, हमारे उपाध्यक्ष जी निरंजन ने पुलिस स्टेशन में दरखास्त की है कि छोटे बच्चों को चुनाव में इस्तेमाल किए, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू करो बोल के हम लोग ने दरखास्त किए। वही दरखास्त के ऊपर एफआईआर हुआ, अमित शाह और किशन रेड्डी जी को अक्यूज्ड बनाए। बाद में पुलिस इंक्वायरी में जो वहां पर कार्यक्रम लिए उन लोगों को अक्यूज्ड बनाए, इन लोगों को उसमें से निकाले। तो हमारा पार्टी अमित शाह के खिलाफ, किशन रेड्डी के खिलाफ अब कोर्ट में हम कार्रवाई शुरू किए, तो इसीलिए हम लोग नहीं निकाले। जो पुलिस ऑफिसर्स जो चार्जशीट में निकाले, हम वो चार्जशीट के खिलाफ हम भी दरवाजा खटखटा रहे। तो इसीलिए ये जो आपको जो गलत फहमी हुआ, वो गलत फहमी दूर कर दो। हम बड़े भाई कहा बोले तो राज को कुछ पैसे लाने के लिए कुछ परमिशन मूसी जो आपके अपना जो ओरिजिनल सिटी है उसको अच्छा तरक्की में ले जाने के लिए हम लोग को पूछे थे, मगर उससे बगल और कुछ नहीं है। तो इसीलिए हम लोग नीति से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और आगे तेलंगाना को तरक्की करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। भद्राचलम कुत्तागुड़म डैम में दरियाए गोदावरी की पानी की सतह तीसरी वार्निंग लेवल को अबूर कर गई है। आज हफ्ते की शाम 5 बजे तक पानी की सतह 53.20 फुट तक पहुंच जाने पर हुक्काम ने तीसरी वार्निंग जारी की। भद्राचलम में कुत्तागुड़म डैम में दरियाए गोदावरी के पानी की सतह 48 फुट से तजावुज करने के बाद हुक्काम ने जुमे को देर रात दूसरी वार्निंग जारी की थी, जबकि सुबह 9 बजे 13.73 लाख क्यूसेक पानी का इखराज भी किया गया। कालेश्वरम प्रोजेक्ट के पंप्स को ऑन करते हुए पानी को छोड़ा गया। पेद्दापल्ली जिले के धर्मारम मंडल के नंदी मेडारम पंप हाउस पर अफसरान ने मोटरें ऑन कर दी। हुकाम ने बताया कि मजीद पंप्स के ऑन होने का इम्कान है। गायत्री पंप हाउस तक 4,240 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। गायत्री पंप हाउस से मिड मानेर तक पानी पहुंचाया जाएगा। बोधन में गुज़िश्ता कई दिनों से हो रही बारिश के पेश नज़र रकासीपेट बोधन के वार्ड नंबर 12 के मजलिसी नुमाइंदा काउंसलर अलीम रजा ने बल्दिया के सैनिटेशन वर्कर्स में रेन कोट्स तकसीम किए। हमारे अभी जो नए जो है ना इससे साहब जो इस्लामाबाद से जय कुमार साहब आईएसओ है, अभी 2 दिन से जो है ना रेगुलर सुबह से जो है ना उन्होंने मेरे वार्ड में जो विजिट कर रहे और पूरे लेबर्स जेसीबी के साथ ड्रेन्स क्लीन का और जो भी रोडों पे जो मटेरियल है वेस्टेज वो भी पूरा लिफ्टिंग कर रहे, क्योंकि ये गॉड्स कॉलोनी अभी एक नया कॉलोनी है। वो कॉलोनी में जो है ना पूरे कच्चे रोड से कच्चे जो है ना ड्रेन्स है, तो साफ आके देखने के बाद पूरा ये करे और यहाँ पे काम चल रहा। और ये पानी जो ज़्यादा होने की वजह से मैं मेरी तरफ से हमारे जो म्यूनसिपालिटी के जो लेबर्स है उन लोगों को रेनकोट मेरी तरफ से दिया हूँ। ठीक है, अल्लाह। तेलंगाना किसान कांग्रेस के रियासती जनरल सेक्रेटरी बी श्रीकांत रेड्डी ने बजट में ज़राई मजदूरों और धान की फसल के बोनस के लिए फंड्स अलॉट करने पर रियासत के किसानों की जानिब से हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। आज हफ्ते को आदिलाबाद में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से इजहार तशक्कुर किया। రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి మరియు రాష్ట్ర ఉప ముఖ్యమంత్రి గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాం।
ఎందుకంటే ఇది ప్రజాప్రభుత్వం అని నిరూపించిండ్రు. ఇది గడిల పాలన కాదు, ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి ఈ బడ్జెట్ ద్వారా నిరూపించిండ్రు. ఎందుకంటే రైతులకు 25% నిధులు కేటాయించడం అన్నది ఇప్పటి వరకు దేశంలో ఏ గవర్నమెంట్ కూడా చేయలేదు, మన ప్రజాప్రభుత్వం చేసింది. అదే కాకుండా ఈ బడ్జెట్లో 2,91,159 కోట్లలో అగ్రికల్చర్కు అంటే వ్యవసాయానికి 72,650 కోట్లు, అదేవిధంగా ఉద్యాన పంటలకు 737 కోట్లు, సాగునీటికి 26 కోట్లు, పశుసంవర్ధక శాఖకు 1980 కోట్లు, నీటిపారుదల శాఖకు 22,301 కోట్లు కేటాయించడం అన్నది అన్నదాతకు ప్రభుత్వం సముచిత న్యాయం కల్పించిందని చెప్పేసి కోరుకుంటున్నాం. దీనికి రైతులందరూ హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఏదైతే గవర్నమెంట్ బడ్జెట్లో నిధులు కేటాయించిందో ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ అన్ని సంక్షేమ పథకాలు అందరికీ వచ్చే విధంగా బడ్జెట్ను కేటాయించింది. అదేవిధంగా విద్యా, వైద్య, ఆరోగ్య శాఖలకు కూడా సముచిత న్యాయం కల్పించింది. రానున్న రోజుల్లో ఇప్పుడు 6 గ్యారెంటీలలో 200 ఉచిత విద్యుత్ కానీ, మహిళలకు బస్సు ప్రయాణం ఫ్రీ కానీ, 10 లక్షల ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వడం కానీ ఇప్పుడు ఏదైతే ఇస్తుందో రాబో రోజులలో మిగతా ఇప్పుడు ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కానీ ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉంది. రానున్న రోజులలో రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో మన ప్రజాప్రభుత్వము సంక్షేమ పథకాలు కొద్దిగా. स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के तर्जुमान ने कहा है कि आदिलाबाद के डिग्री आर्ट्स कॉलेज के 15 तलबा ने फाइनल सेमेस्टर का इम्तिहान लिखा था, ताहम उनके नताइज अब तक मौसूल नहीं हुए, जिससे उनका मुस्तकबिल सवालिया निशान बन गया है। उन्होंने काकतिया यूनिवर्सिटी पर इस सिलसिले में लापरवाही का मुजाहरा करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने आदिलाबाद प्रेस क्लब में मीडिया से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात बताई। नाम है हमारा, हम सहयोग तेलंगाना से आदिलाबाद को आए थे। आदिलाबाद में तलबा और तालिबात का एक अहम मसला हमारे नज़रों से गुजरा, जिसमें गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के कुछ लड़के जिनका एग्ज़ाम 21 मई को हुआ था, और वो एग्ज़ाम हुआ लेकिन उसके नताइज अभी तक इंटरनेट पर इनको नहीं मिले। तो हम इस मसले को सुन रहे थे, मॉनिटर कर रहे थे। पहले इन्होंने अपने प्रिंसिपल से भी नुमाइंदगी की, उसके बाद यहाँ पे मुकामी जो कलेक्टर है उनसे भी नुमाइंदगी हुई, लेकिन अभी तक उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। असल में मसला ये है कि फिर ये जो तालिबा और तालिबात हैं इनके मुस्तकबिल का मसला है। अब अगर कुछ दिनों में ये नताइज नहीं दिए जाते हैं तो ये गवर्नमेंट के जो नोटिफिकेशंस आने वाले हैं वो एग्ज़ाम भी नहीं लिख सकते, और दूसरे जो दाखिले हैं वो भी इनको मिलने की इम्कानात नज़र नहीं आ रहे। ये 15 बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। तो हम SIO से ये डिमांड करते हैं, काकतिया यूनिवर्सिटी से ये इस कॉलेज का अफिलिएशन है, हम इस यूनिवर्सिटी से डिमांड। रच्चाकुंडा कमिश्नरेट के महेश्वरम जोन SOT ने बालापुर पुलिस के हमरा कार्रवाई करते हुए मंशियात की गैर कानूनी स्मगलिंग में मुलव्विस इंटर स्टेट रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक बाप और बेटे को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 100 ग्राम हेरोइन ड्रग, 13,000 नकदी और 3 मोबाइल फोन जब्त कर लिए, जिसकी जुमला मालियत 12 लाख रुपए बताई गई है, जबकि तीसरा मुलजिम फरार बताया गया है। డిఫరెంట్ స్టేట్స్ లో డిఫరెంట్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాడు అని మనకు అనుమానం రాకుండా ఉంటుంది. తర్వాత అతను సన్తోనే చేస్తున్నాడు. సో మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఆపరేషన్ లో సర్చ్ చేసి జరిగిన ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ మనం అతను చూసి మన పోలీస్ కానీ వేరే ఎవరైనా కానీ అంతగా నమ్మలేదు, వీళ్ళు ఇట్లా ఉంటారని చూస్తే అటువంటి మనము సస్పిషియస్ గా। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। मुल्क ने आज साबिक सदर जमहूरिया APJ अब्दुल कलाम को उनकी बरसी पर किया याद। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने दीगर कांग्रेस कायदीन के हमरा पेश किया खिराज अकीदत। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी को तेलंगाना और कर्नाटक में मजबूत करने की मुहिम का आगाज। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने कोड़ंगल में मुनक्किदा जलसे आम से किया खिताब। तेलंगाना असेंबली में रियासती बजट 2024-25 पर हफ्ते को दिखी गर्मा गर्म बहस।
हरीश राव ने बजट को करार दिया झूठ का पुलिंदा और गैर हकीकत पसंदाना। पेशरो हुकूमत को बदनाम करने की कोशिश का कांग्रेस हुकूमत पर लगाया इल्जाम। सीएम रेवंत रेड्डी ने साबिक बीआरएस हुकूमत पर की तनकीद। माजी में नाफिज मुख्तलिफ स्कीमों में बेकायदगियों के बारे में की वजाहत। क्या तहकीकात के लिए तैयार हैं? हरीश राव से किया सवाल। पुराने शहर में बरखी बिलों की वसूली का काम अडानी को देने हुकूमत के मंसूबे की अकबरुद्दीन ओवैसी ने की सख्त मुखालिफत। पूछा, पायलट प्रोजेक्ट के लिए क्यों कोड़ंगल या दीगर हलकों का इंतखाब नहीं किया गया? मजलिसी फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में जारी बजट मुबाहिस में लिया हिस्सा। मोइनाबाद मस्जिद की शहादत, शहर में बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल और इंतखाबी ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी केस से अमित शाह का नाम हटाए जाने पर किया सवाल। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।